नमस्कार परमीत। सर नमस्कार। जी परमीत। परमीत, सबसे पहले यूथ फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस और पूरी टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई कि आपने एसआई में अपना जो है अंतिम चयन सुनिश्चित किया है और बहुत ही अच्छी रैंकिंग पे आपका जो है सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। और इसके साथ ही हम जो है आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं पूरी टीम की ओर से। और आज हम जो आपसे कनेक्ट हुए हैं उस रिस्पेक्ट में कि जो अब गवर्नमेंट की तरफ से एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है, तो हमारे युवा है उनको एक उचित मार्गदर्शन की इसमें आवश्यकता है। तो मेरी राय में जो खुद का अपना सिलेक्शन जिन्होंने लिया है उससे बेहतर कोई भी उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। तो उसी के रिस्पेक्ट में आज हम आपसे कुछ आपके पर्सनल और आपका जो इस आपका जो इस एग्जाम को लेके फर्स्ट चरण से लेके अंतिम चरण तक जो अनुभव रहा है उसको आज जो है आप हमारे साथ साझा करेंगे। और उस अनुभव को हम जो है उन युवाओं तक पहुंचाना चाहते हैं जो इस भर्ती को एक ड्रीम भर्ती के रूप में या अपना ड्रीम मान के जो है इसमें जो है डल्स हैं, अपनी पढ़ाई के तौर पर पढ़ाई कर रहे हैं और फाइनल अपना जो है सिलेक्शन इसमें लेना चाहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि परमीत, क्या ये आपका प्रथम प्रयास था या फिर इससे पहले भी आप जो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें भी आप अपियर हुए थे? सर मैं पहले बताना चाहूँगा कि धन्यवाद। और वाईएफसीसी फैमिली जो परिवार है उसका बहुत बड़ा जो है सहयोग रहा है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में और सब इंस्पेक्टर बनाने में। और आरपीएससी सब इंस्पेक्टर मेरा प्रथम प्रयास ही था, पर मैंने एसएससी सीपीओ के एग्जाम दे रखे हैं और उनमें भी मैंने सफलता हासिल की थी। जी ओके। सर। परमीत, आपने क्या अप्रोच इसके अंदर रखी इस एग्जाम के अंदर? सबसे पहले अप्रोच के तौर पे मैं बताऊं तो भाई जैसे कि हिंदी एक बड़ा इसमें फैक्टर रहता है, तो हिंदी के लिए आपने क्या रणनीति बनाई और हिंदी को लेके आपने कौन सी स्टडी मटेरियल को फॉलो किया? सर मैं सबसे पहले एक बार हिंदी जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है उससे हट के एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो था कि एक आप सभी को अपना एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि भई हमें सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी करनी ही है और बनना ही है, वो वाली बात है सर। उसके बाद सर मैं हिंदी के लिए बताना चाहूँगा कि मैंने हिंदी के लिए पर्टिकुलर नोट्स जो हैं उनको लेकर प्रिपरेशन की थी, किसी पर्टिकुलर बुक्स को फॉलो नहीं किया था। मैंने अलग-अलग नोट्स को पढ़ा था, उसके बाद में जब मैं प्रैक्टिस करता था तो एक हरिदेव बिहारी करके एक बुक आती थी, हरदेव बिहारी करके, उनको मैं पढ़ता था, सॉल्व करता था। और एक और सर हैं हमारे जोधपुर में ही जो हैं यादव सर, जो कि हिंदी की क्लासेस चलाते हैं, उनका भी मार्गदर्शन मेरे को बहुत रहा है और हिंदी में जो मेरे मार्क्स आए हैं वो उनकी बदौलत ही हैं। और उसके अलावा सर मैं हिंदी के लिए क्या करता था कि मुझे ऑफ़िस में टाइम कम मिल पाता था, तो मैं बुक्स तो नहीं पढ़ता था। मैं घर से रिकॉर्डिंग्स करके ले जाता था पर्यायवाची के। मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग करता था पर्यायवाची के हर डेली के जो है 50 वर्ड, 40 वर्ड्स, और उनको ऑफ़िस में बैठ के सुनता था लंच टाइम में या फिर जो मुझे फ्री टाइम मिलता था उनमें। ओके। तो ये तो रही हिंदी की बात, लेकिन अब बात करते हैं सेकंड पेपर की, तो हम उसको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते इसके रिस्पेक्ट में हम देखें तो। लेकिन यस सर। पेपर है बहुत ही ज्यादा, उसमें कंटेंट है, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट उसके अंदर डाले हुए हैं। तो उसके लिए आपने क्या अलग से कोई रणनीति बनाई या फिर आपका मेन फोकस ये था कि सिर्फ हिंदी पे आपको फोकस करना है और उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ऐसा कुछ? सर उसके लिए मैंने मेरे जो गुरुजन हैं और मेरे जो साथी हैं जो तैयारी कर रहे थे काफ़ी समय से, जो सेकंड पेपर के लिए जैसे जीके है, जीएस है, मेरा टॉपिक नहीं रहा है क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। तो जो रेगुलर तैयारी कर रहे थे मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे कुछ बुक्स बताई थी। और मेरा एक फंडा है कि अगर आपको कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उस बुक को एक बार मतलब एक बुक को 1000 बार पढ़ें। ऐसा नहीं कि अलग-अलग बुक को पढ़ें। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पैनोरमा जो बुक है पार्ट 1, पार्ट 2, उसको लेकर मैं पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद जब लास्ट मोमेंट था तो मैंने एक और बुक थी लक्ष्य वाली, उसको भी मैंने स्टार्ट किया। तो सिर्फ मैंने पैनोरमा पार्ट 1, पार्ट 2 और लक्ष्य पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों को ही एसआई के लिए तैयारी करी और उसी से मैंने जो है जीके का पेपर क्लियर किया है। अच्छा, एक बहुत क्यूरियोसिटी रहती है बच्चों को कि भई हमें बुक से, रेफरेंस बुकों से पढ़ना चाहिए या फिर गाइड एनफ है या फिर इसके अलावा नोट्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो आपकी क्या राय है कि हम बुक से भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं या इसके अलावा हमें सेल्फ मेड नोट्स या फिर
बने बनाए जो नोट्स मार्केट में अवेलेबल है उनको भी हमें फॉलो करना चाहिए? हाँ, सर रेफरेंस बुक्स जो है सर बहुत जगह काम आती हैं। उन्हें भी हमें अगर हम किसी जो बुक पढ़ रहे हैं, उन बुक में अगर हमें लगता है कि इसमें कुछ कंट्रोवर्सी है, किसी टॉपिक को लेकर या फिर किसी डेटा को लेकर, उस रेफरेंस में हमें रेफरेंस बुक्स को यूज़ करना चाहिए क्योंकि सब ऑथेंटिक हैं और जो है हमें उन डेटा को यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। परमीत, आपने बताया कि जैसे आप ऑफिस भी जाते हैं, इवन आप खुद इटसेल्फ में मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इससे पहले भी, तो आपका एक पूरा टाइम शेड्यूल है कि सर्विस में आपको जाना है, वहां पे भी आपको ड्यूटी आवर्स हैं, तो उसमें से आपने किस तरह से इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपने जो है तैयारी की और किस तरह से आपने अपना मतलब टाइम मैनेज कैसे किया? सबसे बड़ी समस्या या चैलेंज जो है बच्चों के सामने टाइम मैनेजमेंट की, और जो इवन प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है टाइम मैनेजमेंट। तो वहां पे आपका ये एक अनुभव रहेगा रहा है टाइम मैनेजमेंट को लेके, तो वो किस तरह से आपने किया? सर मैं सभी पहले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को बताना चाहूँगा जो एसआई भर्ती 2020 के लिए अप्लाई करने वाले हैं कि सभी पार्ट अगर आप थ्योरी ले रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, फिजिकल भी इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं डेली रूटीन में सर मेरा रूटीन ये था कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठकर 5 साढ़े 5 बजे उठकर रनिंग करता हूँ हमेशा जो मेरा रूटीन है उसमें मेरा वर्कआउट शामिल है। फिर उसके बाद में मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं 8:30 बजे घर से निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए क्योंकि ऑफिस का टाइमिंग मेरा 10 बजे से है बट मैं 9 बजे ऑफिस पहुँच कर फिर लाइब्रेरी के अंदर जाकर पढ़ता हूँ 1 घंटा। फिर उसके बाद में जो है रूटीन शेड्यूल स्टार्ट करता हूँ ऑफिस का कि 10 बजे से लेकर मुझे 5 बजे तक कंप्लीट ऑफिस का ही काम करना है। किसी भी तरह का कोई जो है स्टडी मटेरियल लेकर बैठना नहीं है क्योंकि जो है हमारा ऑफिसर जो है उस पर रेगुलर जो है वो रहता है कि आप ऑफिस में जो है एडिशनल वर्क कर रहे हैं या फिर जो है किसी भी तरह का क्योंकि वहाँ पे अलग-अलग तरह के जो हैं लोग होते हैं, अलग-अलग तरह के जो हैं ऑफिसर होते हैं और सभी की मेंटालिटी अलग होती है कि भाई क्या चीज़ है। तो ऑफिस में मैं कंप्लीटली ऑफिस का ही काम करता हूँ और मुझे जब लंच टाइम मिलता है तो मैं उसमें हेडफ़ोन लगाकर ज़रूर बैठता हूँ। वो भी इसीलिए कि जब मुझे जो चीज़ याद नहीं हो पाती है घर पे या फिर मुझे रूटीन में याद नहीं हो पाई तो उसके लिए मैं बहुत से मतलब ये रिकॉर्डिंग्स करता हूँ घर पे और उन्हें वहाँ बैठकर सुनता हूँ। क्योंकि मैं बुक्स कुछ ले जा नहीं पाता हूँ, कम बुक्स ले जा पाता हूँ या फिर कुछ कंटेंट जो है मेरे को याद नहीं हुआ तो उसको मैं रिकॉर्डिंग के थ्रू याद करता हूँ। उसके बाद 10 से 5 या फिर जब भी 5:30-6 बजे तक ऑफिस से निकले, उसके बाद मैं घर आने के बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके रात को 1 घंटा निकालता हूँ कि जितना भी मैंने दिन भर में पढ़ा है, उसको मैं रिवीजन करूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मैंने जब मॉर्निंग में न्यूज़पेपर को रीड आउट किया है, उसको मैं वापस रिकॉल नहीं कर पाता हूँ, तो इवनिंग के अंदर मैं वापस या फिर रात को मैं उसको रीड आउट करता हूँ और मैं डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाता हूँ टॉपिक वाइज़ कि इकोनॉमिक का अलग बना लिया, एडिटोरियल पार्ट का अलग बना लिया, स्पोर्ट्स का अलग बना लिया। तो इन सब के मैं मतलब नोट्स बनाता हूँ डेली, जिससे कि मुझे एक ये होती है कि मैं मंथ के एंड में उसको पूरा एक बार पढ़ता हूँ वापस, तो मेरा एक रिवीजन होता रहता है उसी से। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने जॉब में रहते हुए इस तरह से टाइम मैनेज किया। और वैसे देखा जाए तो बहुत से लोग हैं जो अपने टाइम मैनेजमेंट को लेके एक पूरा शेड्यूल बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं और फिर उसको फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता है। तो क्या आपके साथ भी ये समस्या रही कि आपने जिस टाइम मैनेजमेंट के रेस्पेक्ट में जो चार्ट बनाया, उसको आप ये रेगुलरिटीज जैसे आपने बताया कि जिस तरह से आपका शेड्यूल, तो वो एक रेगुलर शेड्यूल था या बीच में उसमें डिस्टर्बेंस भी रहता था? या मतलब कभी आपका ऐसा हो गया कि कभी उस शेड्यूल को नहीं फॉलो कर पाए? सर जब मैं उस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाता था, तो मैं संडे या फिर जब मेरा ऑफ होता था, उस ड्यूरेशन में उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देता था। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा पिछले अभी 2 साल से ये शेड्यूल था मतलब इंटरव्यू से पहले तक कि मैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियोज़ देखता था यूट्यूब पे, मॉर्निंग में ही उठकर। तो अब जैसे मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ अभी, तो मैं उसके के जो वीडियोज़ जो हैं डेली के जो 1 आवर्स के वीडियो हैं, उसको मैं संडे को बैठ के 2-3 घंटे में उन पूरे वीक के जो है वीडियोज़ को देखता था। और जब मैं रिटन की तैयारी कर रहा था एसआई की, उस ड्यूरेशन में अगर मेरा कोई मिस हो जाता था, कोई टॉपिक तो उसे भी मैं जो है या तो नाइट में या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग और जल्दी उठने की कोशिश करता था कि भई अभी मैं जैसे 5 बजे उठता हूँ तो मैं 4:30 उठता था। फिर उसको थोड़ा रिवाइज़ करके फिर उसके बाद जो है मेरा रूटीन शेड्यूल स्टार्ट करता था।
यदि बात करें कि अपना जो एक टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम्स काफी चलते हैं, तो आपकी राय में टेस्ट सीरीज है वो कितनी इम्पोर्टेंट रहती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और स्पेशली एसआई को लेकर? सर मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, अगर अपना कोर्स कंप्लीट हो गया है किसी एग्जाम का, उसके बाद टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने भी बहुत से टेस्ट सीरीज जो है लेके आया था उनके पेपर्स, और मैंने भी डेली के मैं 2 पेपर्स या 3 पेपर्स हिंदी के निकालता था। मॉर्निंग में एक पेपर निकाला हिंदी का, इवनिंग में एक पेपर निकाला हिंदी का, पूरा सिलेबस कवर हो जाने के बाद। उसके बाद में मैं डेली एक जो है सेकंड पेपर जीके एंड जीएस का पेपर निकालता था। हिंदी के 2 पेपर सेट निकालता था डेली, और जीके और जीएस का एक पेपर सेट निकालता था डेली। ये रही अपने जैसे इस एग्जाम के 3 चरण है। पहला जो चरण है उसमें आपने अपने जो है अनुभव साझा किए। अब हम आते हैं दूसरे चरण पे, जो कि एक फिजिकल का पार्ट है। फिजिकल के अंतर्गत हम देखते हैं कि बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हमें जो है पहले मेन एग्जाम पे फोकस करना है, उसको क्वालिफाई करना है, या फिर जो है अच्छे नंबर से उसको स्कोर करके आगे बढ़ना है, और फिर हम जो है फिजिकल बाद में देख लेंगे। तो आपकी क्या अप्रोच रही उसमें कि सबसे पहले आपने इस पे फोकस किया कि हमें जो एकेडमिक में अच्छे नंबर हैं वो लेके आने हैं, मार्क्स अच्छे गेन करने हैं, तो आपका फिजिकल है वो सेकेंडरी पे रहा, या फिर आपने इन दोनों प्रोसेस पे पैरेलल में काम किया? सर मेरा ये है कि मैंने इन दोनों प्रोसेस को पैरेलल काम में लिया है, क्योंकि सर मैं रूटीन में फिजिकल एक्टिविटीज करता हूँ, जो कि मेरा रूटीन है डेली 1 to 1.5 आवर में जो है प्रैक्टिस करता हूँ। पर मैं जो अभी न्यू कमर्स जो हैं, जो अभी इस वैकेंसी के लिए भरने वाले हैं, उनको ही बताना चाहूंगा, डेली अगर 15 to 20 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर अगर एक्सरसाइज को दिया जाए, जरूरी नहीं कि हम एसआई की भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए दें, बट हम रूटीन में भी अगर आधा घंटा निकाल लें अपने शरीर के लिए, तो हम फिट रह सकते हैं। ये बड़ी अच्छी राय आपकी है, और आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ वैकेंसी के रेस्पेक्ट में ही फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जबकि अपन को हेल्थ भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, उसके रेस्पेक्ट में भी ये चीजें कंटिन्यू करनी चाहिए। लेकिन बात जब यहाँ पे फिजिकल की आती है, तो फिजिकल में बहुत से लोग होते हैं जो कि एक रूटीन वर्क से जैसे दौड़ने कूदने खेलने जाते हैं। लेकिन मेन बात आती है जब फिजिकल में इनके 3 इवेंट्स की बात आती है ऐसा की, जिसमें कि एक लंबी कूद का प्रोसीजर है, फिर उसके बाद में 100 मीटर की दौड़ है, फर्राटा दौड़ है, और फिर बीम है। तो ये 3 इवेंट है, क्या सिर्फ उससे ही हम जो है कि भाई हम रेगुलर हैं, एक घूमने की प्रोसीजर में है और इस तरह से खेल कूद कर रहे हैं, तो क्या उससे हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे, या फिर हमें इनके लिए भी एक एक्स्ट्रा जो है मेहनत करनी पड़ेगी, या अलग से इनके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो तीनों स्टेप हैं, 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप और चिनअप, इन तीनों प्रोसेस के लिए सबसे पहला आपको अपना स्टेमिना डेवलप करना है। तो स्टेमिना डेवलप करने के लिए आपको डेली 15 to 20 मिनट्स, आपको जॉगिंग बोल लीजिए या फिर थोड़ी फास्ट रनिंग बोल लीजिए, वो करना जरूरी है। अगर आप अभी से अगर आप 15 मिनट 20 मिनट देते हैं, और मैं सभी को बताना चाहूंगा कि अगर जॉगिंग या फिर जो भी आप कर रहे हैं फास्ट रनिंग, उससे पहले आप स्ट्रेचिंग जरूर कीजिएगा, वरना क्रैम्प आने के चांसेस रह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी है या फिर वार्म अप करना है। उसके बाद में आपको जो भी रूटीन शेड्यूल है, आपको रनिंग करनी है या फिर जॉगिंग करनी है, उसके लिए आप करें। फिर उसके बाद में जो है आप उसको बढ़ाते रहें कि डेली आप, जैसे अभी स्टार्टिंग में आपने 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर आप जॉगिंग करें, उसके बाद उसको बढ़ाएं 1 वीक में। जैसे आपने 1 किलोमीटर कर दिया या 2 किलोमीटर कर दिया, जिससे आपका स्टेमिना डेवलप होगा। अगर आप स्टेमिना डेवलप करते हैं, और अगर किसी का 100 मीटर की स्प्रिंट अच्छी है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जंप अच्छा आएगा। क्योंकि लॉन्ग जंप के लिए आपको 50 मीटर का जो है पहले आपको शॉर्ट रन अप लेना होता है। अगर आपने 100 मीटर अच्छा कर लिया, तो आपका जो लॉन्ग जंप है वो ऑटोमेटिक अच्छा आएगा, क्योंकि आपको वहां पे 50 मीटर का रन अप लेना है। तो 2 चीज तो यहीं से सॉल्व हो गई। अगर आपने 100 मीटर अच्छा किया, अगर आपने रूटीन में अच्छी आपने स्टेमिना बनाया, तो आपका लॉन्ग जंप भी अच्छा आ गया। और रही बात चिनअप की, तो हीव्स जो है बहुत इजीली निकल जाते हैं। अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो उससे भी निकलेगा, अगर कोई नॉर्मल वेट वाला है तो उससे भी चिनअप निकलते हैं। टोटल 7 चिनअप होते हैं, जिसमें आपको 30 नंबर मिलते हैं, वो इजीली आपको मिल सकते हैं। तो चिनअप की आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, वो इजीली निकल जाते हैं चिनअप। तो मेनली हमें जो है फोकस करना है वो दौड़ पे करना है, और उसके बाद में लंबी कूद के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, यस सर। जैसे आपने बताया कि इससे ऑटोमेटिक स्टेमिना डेवलप होगा, और उसके बाद में आप चिन अप करने की पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि बॉडी को यस सर। fit कर देता है ये वेट्स। बिल्कुल।
यस एक और मैं बात आपसे जानना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं वो मतलब कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें जो है ये फ़िज़िकल एक्टिविटी किसी गाइडेंस गाइडेंस इसके लिए लेनी चाहिए, किसी कोच के अंडर में करना चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं, या फिर हम खुद से भी कोई ग्रुप बना के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और इसको जो है क्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी क्या राय है इसमें? सर, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर कोई फिज़िकल के लिए अगर कोई क्लासेस लेना चाहता है, तो ज़रूरी है लेना चाहिए, बट कोई जो एथलेटिक कोच हो किसी ग्राउंड पे, उन एथलेटिक कोच के अंडर ही इन सारी एक्टिविटीज़ को करना चाहिए। अगर 100 मीटर है, तो वो आपको बताते हैं किस तरह का आपका हाथ का पोस्चर रहना चाहिए, किस तरह का आपका बॉडी पोस्चर होना चाहिए, आपके स्टेप्स कैसे होने चाहिए, उस हिसाब से आप जो है 100 मीटर में अच्छी स्ट्रेंथ ले आ पाएँगे। सर, मैं एक बताना चाहूँगा कि जब स्टार्टिंग में जब मैं गया था, मैंने भी किसी ग्राउंड में कोई एथलेटिक के कोच थे, उनके थ्रू ही मैंने फिज़िकल स्टार्ट किया था। वैसे मैं 2000 से ग्राउंड पे ही हूँ, सन 2000 से। तो फिर भी मैंने उन एथलेटिक कोच सर से गाइडेंस लिया। तो स्टार्टिंग में जब मैं उनके पास गया था, तो मेरा 15 सेकंड या 14 सेकंड टाइम निकलता था 100 मीटर के लिए। बट द लास्ट मोमेंट जिस वक़्त मेरा ये था, उसके 1 महीने पहले तक मैंने 12.40 सेकंड में 100 मीटर रेस निकालना स्टार्ट कर दिया था। तो सर मुझे इतनी अच्छी प्रिपरेशन कराते थे, और सर ने लास्ट मोमेंट तक 1 महीने पहले तक मुझे लॉन्ग जंप नहीं करवाई थी सर ने। सर ने बोला आपको लॉन्ग जंप करने की ज़रूरत ही नहीं है अभी। अगर आपको इंजरी हो गई, तो आपकी इंजरी रिकवर नहीं होगी। सिर्फ़ आप 100 मीटर रेस पे ध्यान दीजिए। अगर आपकी 100 मीटर अच्छी होगी, तो आपको 50 मीटर का जो शॉर्ट रन अप लेना है लॉन्ग जंप के लिए, वो आपका बेटर निकलेगा, तो आपकी जंप अपने आप अच्छी आएगी। तो किसी को भी लॉन्ग जंप अभी से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट का 1 महीना, डेढ़ महीना उस पे आप फ़ोकस कीजिएगा। अभी आप सिर्फ़ स्टैमिना डेवलप कीजिए और 100 मीटर के लिए जो है तैयारी कीजिए। 100 मीटर के लिए भी सर ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग से 100 मीटर के जो है वो लगा रहे हैं स्लैब्स। आप स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आपको स्टैमिना बनाना पड़ेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में। उसके बाद आप जो है शॉर्ट स्प्रिंट्स लीजिए। तो ये दूसरे चरण की बात हुई जिसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सुझाव दिए और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस साझा किए, जो डेफिनेटली हमारे जो युवा लोग हैं, जो अब इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत काम आने वाले ये सजेशंस हैं। अब मैं बात करता हूँ तीसरे चरण की जिसमें इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू के रिस्पेक्ट में आपकी क्या अप्रोच रही? क्या इसको भी आपने उसी के साथ में पैरेलल स्टार्ट कर दिया था? आप श्योर थे कि भई इंटरव्यू कॉल मेरा होने वाला है, या फिर आपने सिर्फ एक बार जो है पैरेलल में, जैसे आपने बताया कि स्टडी के साथ में आपने फिजिकल पे फोकस किया और इंटरव्यू को बाद के लिए रखा? सर, मैंने जैसे ही मेरा फिजिकल हो गया था, और उसके बाद में मैंने पैरेलल जो है इंटरव्यू के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और मेरे जो परिवार वाले हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि आप जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन स्टार्ट कीजिए सभी के साथ, कि आप एक डेली रूटीन में अपने आप को ये सोचिए कि आप जिससे भी बात कर रहे हो वो आपका इंटरव्यू ही ले रहा है। तो मैंने उस रिगार्डिंग मैंने फॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट किया सभी से। और उसके बाद में जो है वो मेरी वाइफ जो है मेरे लिए डेली शाम को 10 मिनट 15 मिनट मेरा डेली करंट जो पड़ता था, उसका वो मेरा इंट्रो लेती थी और मुझे बताती थी कि आपने कैसा जो है, कुछ मेरे वर्ड्स रिपिटेटिवली रिपीट होते थे, तो उन वर्ड्स पे मैंने बहुत काम किया। और ऑफिस में मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, वो लंच टाइम के बाद में 5 मिनट बैठकर मुझसे जो है इंटरनेशनल इश्यूज पूछते थे एज़ अ इंटरव्यूअर पर्पज़ से, कि भई मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ और आप जो है एज़ ऐसे आप मतलब इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे हैं और वैसे आप मुझे बताएँ कि करंट इश्यूज में क्या चल रहा है या इंटरनेशनल रिलेशन में क्या चल रहा है। और सर इंटरव्यू के लिए जो वाईएफसीसी फैमिली ने जो मेरे लिए किया है सर, उसका तो सर मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और तो पूरी फैमिली को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आज इस मुकाम पे पहुँचाया है कि मेरे सबसे ज़्यादा नंबर हैं। मतलब मैं मानता हूँ। तो सर अ, धन्यवाद, हमें भी धन्यवाद करने के लिए। और सबसे बड़ी जी, बात है कि आपकी मेहनती और आपकी लगन ही आपको इस मुकाम पे लेके आई है। हम सिर्फ सपोर्टिंग हैंड के रूप में आपसे जुड़े थे। डेफ़िनेटली यदि हमारी टीम ने आपके जो सफलता प्राप्ति में थोड़ा भी योगदान हमारा रहा है, तो हमें भी इस चीज़ पे प्राउड है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी मेहनत और आपका जो एक कठिन इस दौर से, मतलब इन परिस्थितियों को आपने जिस तरह से झेला और जिस तरह से आपने इनका सामना किया अलग-अलग सिचुएशन में, जैसे कि आपने टाइम मैनेजमेंट को लेके बताया कि आप जॉब में रहते हुए भी आपने इन चीज़ों को देखा और उसके बाद में आपने
अपनी तैयारी को लगातार जारी रखा और उसके बाद में आप हमें भी आपने कहीं न कहीं से तलाश किया और उसके बाद में हमसे भी आप जुड़े। तो ये बहुत ही जी, आपका भी एक डेडिकेशन है, तो डेफ़िनेटली जो डेडिकेटेड होता है उसको सफलता निश्चित तौर से मिलती है। तो इसके लिए अगेन से हम आपका जो है धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। अब सर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा सर, बीच में आपको रोक कर सर सॉरी। सर मेरे को मेरे बहुत से शुभचिंतक मिले हर स्टेप के ऊपर। जैसे मैंने जब मेरा रिटन तैयारी चालू की थी, तब मुझे हिंदी के लिए एक हमारे सर हैं यादव सर, उनसे मैंने गाइडेंस लिया प्रॉपर और उन्होंने मुझे हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करवाया। उसके बाद में जब आगे बढ़ा तो मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा था और रेगुलर मैं ग्राउंड पे था। बट उस दौरान भी ऊपर वाले ने एक और शुभचिंतक भेजे मेरे पास, तो मैं ग्राउंड पे तैयारी करने लगा और एक कोच सर थे ललित सर, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तैयारी कराई कि मुझे जो है यहाँ तक मुझे लाने में और मेरे को जो है फिजिकल के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मिले। और उसके बाद में जो है जब मैं इंटरव्यू की स्टार्टिंग में जब आया मतलब फिजिकल कंप्लीट करके, तो मैं गंगानगर भी गया था। हमारे एक नोन है जानदू सर, तो उन्होंने भी हमारे लिए बहुत अच्छा जो है किया और इंटरव्यू के लिए बहुत से उन्होंने जो है हमारे लिए प्रयास किए। वो भी रेगुलर मुझसे कनेक्टेड रहते थे, मुझे जो है करते थे। उसके बाद जो है सर मैं आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ आईएफसीसी से, और जो है वाईएफसीसी ने भी मेरे लिए बहुत किया कि डेली मेरे लिए जो है अलग-अलग क्वेश्चन प्रिपेयर्स करना, फैकल्टीज को अलग-अलग जगह से बुलाना। तो सर मतलब ऊपर वाले का बहुत बड़ा हाथ है कि मुझे हर स्टेप पे आप जैसे लोग मिले और जो है मैं इस सफलता तक पहुँच पाया। इसमें सर सभी का हाथ है, मेरे पेरेंट्स का हाथ है, मेरी मतलब वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है, फिर जो मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं, फिर मेरे जो दोस्त हैं रूटीन के, उन सब का सर बहुत सहयोग है यहाँ तक पहुँचने में। ये मेरी अकेले की सर प्रयास नहीं है, उन सबके प्रयास शामिल है सर उसमें। बिल्कुल, यही एक बड़े व्यक्तित्व की पहचान होती है कि अपनी सफलताओं को सबके बीच में बाँटे। तो हमें भी इस बात की खुशी जी है सर। कि आप सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं पाए, अपने व्यक्तित्व में वो निखार लेके आए हैं कि आप एक रियल कैंडिडेट और रियल हीरो के रूप में आप डेफिनिटली हमें हमारे बीच में रहेंगे और आप आगे भी अपने वर्क में आप जो अपने फील्ड में जो काम करेंगे, वो भी डेफिनिटली समाज के एक निम्न तबके को जो ऊपर उठाने वाले कार्य में आप संलग्न रहेंगे। ये हमारी जो है उम्मीदें भी हैं आपसे और आकांक्षा भी हैं। और इसी रिस्पेक्ट में वाईएफसीसी की पूरी टीम है, उसने आपके जितना भी आपके लूपहोल्स रहे थे पर्सनैलिटी के रिस्पेक्ट में हमारी टीम ने उसमें थोड़ा अपनी तरफ से जो भी हेल्प हो सकती थी उनको ठीक करने में हमने प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके बाद में उस प्रयास करने के बाद में जो सफलता मिलती है उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो आपकी सफलता का आनंद यस सर। हमें भी उसी तरीके से हम भी एन्जॉय कर रहे हैं। तो इसके लिए हम आपका भी धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं कि आप सफल हुए, तो कहीं न कहीं आपकी सफलता में हमारी भी सफलता छिपी हुई है। अब यस सर। आगे थोड़ी और बात करना चाहेंगे जिसमें कि मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि एक आपकी जॉब की लाइफ़ भी है, फैमिली लाइफ़ भी है और साथ में आपकी शादी भी हो चुकी है, जैसे आपने बताया कि डेफ़िनेटली आपकी वाइफ़ का काफ़ी अच्छा रोल रहा है, आपकी पेरेंट्स का भी डेफ़िनेटली बहुत बड़ा रोल रहा है आपको इस मुकाम पर पहुँचाने में। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि फैमिली लाइफ और स्टडी लाइफ और जॉब लाइफ ये एक मतलब 3 एंगल आपके बन जाते हैं। तो उसमें आप क्या मैनेज करने में कभी आपको समस्या आई या फिर आपका सारा माहौल और मतलब आस-पड़ोस या फिर समाज है हमेशा आपके लिए सपोर्टिव रहा? सर मैं ये मानता हूँ कि सर कोई भी अगर चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें सभी का योगदान बराबर रहता है और बिना योगदान के सफलता नहीं मिलती है। तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम तो रही है सर, बट सभी ने सहयोग किया है मुझे और उस सहयोग की बदौलत ही सर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी वो उन्होंने बोला कि सहयोग करते रहेंगे, क्योंकि बिना सहयोग तो सर चलेगी नहीं गाड़ी। तो ये तीनों है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, यही टीम वर्क होता है कि टीम वर्क के तौर पे आप जो है सहयोग को एक बड़ा पार्ट मानते हैं और अपनी लाइफ में भी आपने बताया यस, कि सहयोग रहा है, यस सर। इन फ्यूचर में भी सहयोग रहेगा, तभी हम जो है आगे बढ़ पाएँगे। ओके परमीत अब आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे जो नेक्स्ट भावी एसआई जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कि किस तरह से वो अपने आप को मोटिवेटेड रखें क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर है जिसमें आपको 3 फेजेस से निकलना है। साथ ही एक थोड़ा-सा डिलेड प्रोसेस अपने यहाँ पे चलता है एग्ज़ाम्स को लेके। तो इस दौरान अलग-अलग आप फेज़ आपको देखने पड़ते हैं। कभी आप बीच हो जाते हैं, स्थिति को लेके आप कन्फ्यूज़ हैं। तो स्टडी का कन्फ्यूज़न है वो आपके मेंटर्स, आपके जो
टीचर हैं वो आपको बता देते हैं, फिजिकल को लेके आपको गाइडेंस, लेकिन खुद से भी इंसान है, अपने आप से जूझता है, तो उसमें आपको किस तरह से मोटिवेट रहना है और किस तरह से आगे बढ़ना है और फाइनली आपको जो है आपके अंतिम जो चयन है इसमें सुनिश्चित करना है। इस रिस्पेक्ट में आप जो है कुछ अपनी राय है बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि वो बच्चे भी इस तरह से जो है अपने आप को आपको एक रोल मॉडल बना के आगे बढ़े और उसके अनुसार जो है अपने अंतिम चयन है सुनिश्चित कर पाए। मैं सभी जो जितने भी युवा साथी हैं मेरे, जो अभी इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान गवर्नमेंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट हो, उनकी वैकेंसीज थोड़ी सी लंबी चलती है और ये प्रक्रिया लंबी भी है। और उसमें ये बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहला आपको जो है पेशेंस रखना है, धैर्य। पेशेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं। और अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप व्यायाम भी कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया मॉर्निंग में आपको उठ के 15-20 मिनट अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा आपका जो है माइंड स्थिर रहता है। और वैसे मेरे गुरुजी बोलते थे कि जब आप अगर परिश्रम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और तो आपका शरीर अगर जैसे थक गया है, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है मेंटली प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप फिजिकल थक गए तो आप दिमाग को चलाएं, और अगर आप दिमागी रूप से थक गए तो आप फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए। तो दोनों जो है आप बराबर चलाएंगे तो आप थकेंगे नहीं कभी, और नहीं आप निराश होंगे कभी जीवन में। तो जैसे मैं ऑफिस से कभी परेशान हो जाता हूँ या फिर ज्यादा वर्कलोड होता है, तो मैं जिम में जाकर या फिर ग्राउंड में जाकर एक्सरसाइज करता हूँ, तो मेरा जो मेंटल प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है। और या फिर कभी मैं फिजिकल एक्टिविटीज से इतना थक गया हूँ कि मैं बिल्कुल अपने आप को एकदम लेजी तो समझ रहा हूँ या फिर एकदम, तो फिर मैं जाके ऑफिस में जाके थोड़ा काम करता हूँ, तो फिर मेरा जो है मेंटल जो है पीस मुझे मिल जाता है कि मैं उससे उभर गया हूँ। तो सबसे पहला जो है आपको मेडिटेशन भी स्टार्ट करें, थोड़ी सी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दीजिए। और उसके बाद में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अपना एक एम जो है गोल डिसाइड कीजिए। गोल के बाद में आपको उसको रेगुलरिटी या फिर पंक्चुअलिटी रखनी पड़ेगी कि आपको डेली 1 to 2 आवर आपको निकालना है उस चीज के लिए कि आपको पढ़ना ही है। या तो मॉर्निंग में 1 आवर निकाल लीजिए या फिर इवनिंग में 1 to 2 आवर निकाल लीजिए। उसके बाद में जो है आपका रिवीजन रेगुलर, आपने पढ़ाई तो कर ली बट आपने उसको रिवाइज नहीं किया, तो आपको वो चीज याद नहीं रहेगी। रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है उस स्टेप के अंदर, आपको रिवीजन भी करना है रेगुलर। जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, अपने पंक्चुअलिटी के साथ आप रोज 1 घंटा पढ़ तो रहे हैं, बट आपने उसको लास्ट में 10 डेज में या फिर 15 डेज में आपने उसको वापस रिवाइज नहीं करा, तो जो आपने पढ़ा है वो आप भूलते जाएंगे। तो रिवीजन भी एक स्टेप है। और ये तीनों होने के साथ आप डेडिकेशन के साथ में उस चीज के पीछे लग जाएं, तो सफलता जरूर मिलेगी। तो सर मेरा तो यही कहना है कि ये जो 3-4 स्टेप है उनका फॉलो कीजिए। एक गोल डिसाइड कीजिए, गोल डिसाइड करने के बाद उसको रेगुलरिटी या फिर पंक्चुअलिटी रखिए। पंक्चुअलिटी के बाद में आप उसको रिवीजन करते रहिए रेगुलर, और उसके बाद में अगर आपने डेडिकेशन के साथ उस गोल को पकड़ के रखा है, तो एट द मोमेंट आप उस गोल को अचीव कर ही लेंगे। क्योंकि ये मेरा मानना है, 2011 में जब ग्रेजुएट हुआ था, उसके बाद से ही मेरा सपना था बचपन से कि मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है। तो मैंने सीपीओ भी दिया, बट फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाया 2013 में। उसके बाद में जो है मैं रेगुलर प्रयासरत रहा। 2016 में जब वैकेंसी आई तो मैंने उसके लिए प्रयास किया, और 2021 में जो है हमें उसकी सफलता मिली है। और अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं कि और आगे बढ़े जीवन में। तो सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार जॉब को लेकर सेटिस्फाई नहीं होना है, आगे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, कि अब निरंतर प्रयास करते रहें, सेटिस्फाई नहीं होना है किसी भी चीज को अचीव करके। बिल्कुल परमीत, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण आपके अपनी राय और इसके साथ ही आपने अपना जीवन का अनुभव साझा किया। हमें उम्मीद है कि हमारे जो युवा साथी हैं वो जब आपके इंटरव्यू को देखेंगे तो वो अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे, और साथ ही इस एसआई 2021 की जो भर्ती है इसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक उचित गाइडेंस आपके मार्गदर्शन में मिलेगी। हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं कि आपने अपने इम्पोर्टेंट समय में से अपना बहुत ही जो इम्पोर्टेंट समय है वो अलग से हमें निकाल के दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद परमेश जी हमसे जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद और आशाएं करते हैं और साथ ही आपके जो उज्जवल भविष्य की हम मनोकामनाएं और कामनाएं प्रस्तुत करते हैं। डेफिनेटली आप जो है धन्यवाद सर। भविष्य में भी इसी तरह से हैं अपनी सफलता के झंडे गाड़ेंगे, और अपने परिवार, अपने देश और अपने समाज और साथ ही वाईएफसीसी की पूरी टीम का नाम रोशन आगे करते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद परमेश जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू।